नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन विद फर्टिलिटी दोस्त। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस का जब भी हम टॉपिक छेड़ते हैं तो इट वाज लाइक एंडोमेट्रियोसिस, ओ गॉड, नाउ व्हाट टू डू। इट्स अ काइंड ऑफ स्टबर्न डिजीज जो अगर एक बार आपके साथ जुड़ गया तो शायद लाइफ लॉन्ग रहता है, एंड दैट्स व्हाई वो हमें इतना डराता है। And if you are in this reproductive stage and you are trying for conception, तो endometriosis से डरना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। People usually says कि endometriosis है तो what about natural conception? Is only IVF or laparoscopy is the only way that we can treat endometriosis? तो ऐसा नहीं है। हर endometriotic cyst को removal की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरी नहीं है इफ़ यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद एंडोमेट्रियोसिस तो आपको आईवीएफ ही करवाना है। सो हाउ टू डायग्नोज इट, व्हाट कुड बी द रीजंस दैट यू मस्ट हैव had this endometriosis, and what could be the suggestions, or we can say that preventive measures। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या हैं, उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स। और इन सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए वी हैव वेरी सीनियर डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली, and let me call the doctor on main screen. And thank you UNS for arranging this session. And again, we are having one of the most senior doctor with us so that we can discuss the most difficult topic, endometriosis. So today's topic is early diagnosis and treatment. So let's start the session, and let me call doctor to the main screen. Namaskar doctor, good afternoon and welcome to Fertility. Good afternoon, Purnima. Yes. So, viewers, today we have Dr. Reena Khandelwal with us. She's from Delhi. She's a director, Khandelwal IVF Center, Delhi, and she's a very senior doctor. तभी हमने सोचा कि आज डॉक्टर रीना से बेहतर कौन होगा एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करने के लिए। सो डॉक्टर रीना, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड द मेन टॉपिक वी नो, एंडोमेट्रियोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। We all know endometriosis is related to some kind of painful periods. बट क्या सच में एक यही पार्ट है ऐसा जिससे हमें पता चल सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस है, या और भी कुछ डायग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के? Endometriosis actually chronic disease है. This is very progressive disease and mainly it affect the women of reproductive age group. Means कि जब पीरियड शुरू होता है मीनाती से लेके मेनोपॉज तक की लेडीज में, गर्ल्स में ही हो सकता है और इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। पेशेंट यूजुअली एडोलेसेंट एज अगर है या इवन अर्ली न्यूली मैरिड कपल है, मेनली पेशेंट करके आते हैं कि सीवियर डिस्मेनोरिया, डिस्पैरियूनिया है, क्रॉनिक पैल्विक पेन है, मतलब लोअर एब्डोमेन में पेन होगा हर वक्त, जितने दिन भी पीरियड रहेगा उतने दिन उनको पेन होता रहेगा और बीच में भी पेन होता रहेगा। और यूजुअली इस टाइप के पेशेंट्स को जैसे हम नॉर्मल देते हैं डिस्मेनोरिया के लिए मेडिसिन, जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ओसी पिल्स हैं, उनसे भी रिलीफ नहीं मिलता। तो हमें मन में एक सस्पिशन क्रिएट करना चाहिए कि इट कुड बी अ केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, राइट। यस। और एंडोमेट्रियोसिस इसके अलावा जनरल पब्लिक में, पॉपुलेशन में द इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस 5 to 10%. But if we see infertile couple, the chances of cause of infertility we have seen 45-50% is caused endometriosis. If we see only in infertile couple, तो दिस इज अ वेरी, लेकिन इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। पेशेंट कंसीव करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट की एज क्या है, वो किस समय पे आया है कंसल्टेशन के लिए, डिजीज माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है ना, और Right. उसका कितना, उसके पहले कोई और अदर इनफर्टिलिटी के कॉज तो नहीं है, मतलब नॉट ओनली एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सबको देखते हुए हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब अनट्रीटेबल डिजीज नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि ये जरूर ऐसी डिजीज है कि हम
इसको completely क्योर नहीं कर सकते. We can suppress it, Right. but we Right. cannot completely cure it. सो इट डजंट मीन कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ है तो आप डर जाएं और सोचें कि व्हाट नेक्स्ट. एज डॉक्टर रीना जस्ट सजेस्टेड कि यस वी कैन क्यूर इट. एंड आई थिंक डॉक्टर रीना सबसे पहले हमको एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इफ़ वी आर हैविंग वेरी पेनफुल पीरियड्स तो हम ये नहीं सोचें कि कोई बात नहीं चलता है, बिकॉज पीरियड्स आर एसोसिएटेड विद पेन. तो क्या we can say that this painful pain associated with periods are a indicator कि हाँ भाई आपको एंडोमेट्रियोसिस शायद हो सकता है. हाँ, हो सकता है ये. इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेना, उसमें पेशेंट को डिस्मेनोरिया होगा, अगर पेशेंट मैरिड है डिस्पैरियोनिया होगा, क्रॉनिक पेल्विक पेन होगा, और पेशेंट को मैंने जैसे पहले बताया कि इनको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग उसी पील से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर 6 मंथ देते हुए हमें हो गए ये सब चीजें और पेशेंट को कोई फर्क नहीं है, बेटर ये होगा. एंड अदर मॉडलिटीज टू सी दीज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड can only see if there is endometrioma, if there is other major things, but minimum or mild type of endometriosis we cannot diagnose on ultrasound. Sometimes on PV examination, per vaginal examination, we can feel tenderness in POD और रेक्टोवेजाइनल सेप्टम और इन सब में नोडुलरिटी तभी फील होगी जब बड़ी डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस होगी, दैट इज स्टेज 3 and 4. राइट. बट जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कंटिन्यूअस डिस्मेनोरिया हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग रिलीफ विद दीज टू ड्रग्स, द पेशेंट्स शुड बी सब्जेक्टेड फॉर लैप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी. इफ पेशेंट इज मैरिड एंड दे आर विलिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो हमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज diagnostic laparoscopy, in which we can see directly the inside the abdomen to see the endometriotic patches and all. Right. So And we can say that हाँ जी. at the same time we stage the disease. तो जो पेन सिम्टम्स हैं तो प्लीज आप डॉक्टर को जरूर विजिट कीजिए. So Dr. Reena, we have one query related to cysts. We all know that endometriosis is associated with cyst. So endometriosis, cyst and polycyst में क्या फर्क है? देखो, endometriotic cyst, what is endometriosis? Endometriosis means यूज विद द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं. नॉर्मल इसका स्थान जो है यूट्रस में है, बट अगर ये कहीं और ग्रो कर रही है, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस. ectopic places पे, like in ovary, like in peritoneum, in abdomen, anywhere else in the uterus को छोड़ के कहीं भी अगर ये ग्रो कर रही है, that means कि this is endometriosis. तो if it's growing into the ovary, तो they are incested cyst. I mean, because they are responsive to the hormone, तो every month जैसे जैसे हार्मोन चेंज होंगे तो इनका प्रोलिफरेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, शेडिंग होगी, जैसे एंडोमेट्रियम की यूट्रस में होती है. तो दे मेक अ सिस्ट because per monthly accumulation of blood inside the cyst, inside into that endometrial patch, and it make a cyst. जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं उनमें वो फॉलिकल होते हैं. द फॉलिकल जो हर मंथ रप्चर होते हैं, वो कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल होता है जो कि ग्रो करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता, डोमिनेंट नहीं बन पाता. उनमें बहुत सारे एक साथ ग्रो करते हैं और फिर वो इमेच्योर रह जाते हैं. दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी. Right. This is a pseudocyst. This is type of pseudocyst. It's actually not cyst. Not cyst, right. हाँ. So I think this is the major difference. और अगर आपको फिर भी कुछ confusion है तो we would advise you to visit the gynae, and thorough checkup is really important because Yes. अपने आप से conclusion पे please मत पहुंचिए. हाँ, हाँ. Dr. Reena, usually people says कि endometriosis means you have to take regular medicines for it. Is it really so? Endometriosis
इफ पेशेंट, देखो मैंने पहले बताया दिस इज द डिजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. राइट, राइट. It can occur in adolescent or unmarried girl, है ना? It can be in married woman. तो मैरिड वुमन में फिर भी जल्दी डायग्नोज हो जाता है बिकॉज यूजुअली दीज टाइप ऑफ पीपल दे कम टू द डॉक्टर फॉर फर्टिलिटी प्रॉब्लम, है ना? Fertility. बट इन एडोलेसेंट और ये अनमैरिड गर्ल दे स्टार्ट थिंकिंग इट्स ओनली डिस्मेनोरिया, तो उनका थोड़ा सा डिलेड होता है डायग्नोसिस. और जो भी ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली सप्रेसिव है. जो मेडिकल जितने भी ट्रीटमेंट है, वी आर सप्रेसिंग द डिजीज प्रोसेस, वी आर नॉट क्योरिंग द डिजीज. Okay, This is a understood. hyperestrogenic state. We are giving medicine, so we suppressing the hormones who are responsible for creating this disease. Right. इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इसमें थेरेपी लेनी पड़ सकती है, और अगर उसको आप स्टॉप कर दोगे तो रिकर फिर से कर सकती है डिजीज. कर सकता है. राइट, हाँ. राइट, अंडरस्टूड. सो ऐसा भी है डॉक्टर रीना कि जब पीसीओडी होता है तो वी टेंड टू गेन वेट. सो एंडोमेट्रियोसिस का भी कुछ वेट के साथ कनेक्शन है? नो, आई डोंट थिंक देयर इज नो गेन इन वेट विद एंडोमेट्रियोसिस. हाँ, वो इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है, इट कुड बी, बट नॉट पर से बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. ओके. पीसीओडी में तो ये होता है कि देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस टोटली, तो उसमें जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, दैट इज द मेन कॉज फॉर वेट गेन इन दिस टाइप ऑफ द पेशेंट्स राइट, इन राइट. पीसीओडी. So we can say that yes, endometriosis को भी हम cyst की तरह बोलते हैं. We usually say इसकी endometriotic cyst है, but it is not similar to PCOD. वो Yeah, no. polycystic cyst, ovary cyst की तरह नहीं है. हाँ, no. Dr. Reena, very common question when we talk about endometriosis is chocolate cyst. So what Yeah. exactly is chocolate cyst और लोग घबराते क्यों हैं इसका नाम आते ही? हाँ, नहीं, इसलिए कहते हैं कि वो हर मंथली उसमें ब्लीड कर रहा होता है. जैसे ब्लड किसी क्लोज्ड कैविटी में है तो उसमें क्या होता है, पहले ब्लीडिंग हुई, फिर उसके बाद उसमें से सीरम एब्सॉर्ब हो गया, उसमें खाली हीमोसिड्रिन, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेटाबोलाइज होकर हीमोसिड्रिन और वो सब पिगमेंट बनते हैं. वो बाद में जो कलर होता है उसका जब हम निकालते हैं वो चॉकलेट के कलर का होता है बेसिकली. ठीक, इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं. जो Okay. फ्लूइड निकलता है दैट इज द उसका कलर चॉकलेट के कलर का होता है. And is it really the one of the most common factor when we encounter infertility? इनफर्टिलिटी के लिए कि ओनली चॉकलेट सिस्ट, नो नो नो, आई थिंक इन एंडोमेट्रियोसिस इट अफेक्ट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ अ पर्सन. Endometrioma, if there is endometrioma in the ovary, so it definitely it reduces its ovarian reserve. Right. Second thing, there is defect in folliculogenesis. Every month क्या होता है, एक पूल फॉलिकल का होता है जो कि सेलेक्ट होता है और उसमें से ही एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है जो रप्चर होता है और उसी से बच्चा बनता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है. बट इसमें क्या होता है कि ये जो पूल सेलेक्ट हुआ उसमें ही जो फॉलिकुलोजेनेसिस होती है वो ही इफेक्ट हो जाती है. इसीलिए oocyte क्वालिटी जो एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट होते हैं उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है. हमें दिख रहे होते हैं कि कई सारे फॉलिकल हैं बट वो सब में से oocyte नहीं निकलता और क्वालिटी भी पुअर होती है. सेकेंड थिंग, this is the one factor which cause infertility in endometriotic patient. Second thing, they affect the tube, it affect the uterus, it also affect surrounding peritoneum. There are adhesions in peritoneum. It's sort of an inflammatory reactions take place around all these things. तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन्स, दे ऑल आर एक्टिंग देयर, सो दे प्रोड्यूस, दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर द स्पर्म आल्सो. स्पर्म जब ऊपर जाता है तो उसकी मोटिलिटी हो जाती है, उसका एक्रोसोमल रिएक्शन इफेक्ट हो सकता है, उसका जो अटैचमेंट होता है फ्यूजन विद द oocyte ये भी इफेक्ट हो सकता है. अगर इत्तेफाक से बच्चा हो भी गया, जैसे तो आप फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, यूजुअली ट्यूब में होता है, उसके
बाद बेबी आके एंडोमेट्रियम में चिपकता है 5-6 दिन के बाद आके ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में। तो अगर वहां पे फ्यूजन हो भी गया तो ब्लास्टोसिस्ट जो आया यूट्रस में, तो यूट्राइन रिसेप्टिविटी भी काफी हद तक एबनॉर्मल होती है। जो कुछ इंटीग्रिन होते हैं जैसे अल्फा वी बीटा 3 एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रिन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन रिसेप्टिविटी टू द अटैचमेंट ऑफ द बेबी टू द मदर, है ना। तो ये भी इफेक्ट होता है, ये भी रिड्यूस हो जाता है। तो इंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी इफेक्ट होती है तो उससे अटैचमेंट भी इफेक्ट होता है। तो हर लेवल पे यहाँ पर जो होता है फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। बिल्कुल राइट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स इट्स नॉट एसोसिएटेड विद वन सिस्ट जो कि हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। राइट राइट राइट। हाँ या सो डॉक्टर रीना, सच में इससे घबराने की जरूरत है? नहीं, हाँ थोड़ी जरूरत जरूर है। इसमें जरूरत क्या है कि इफ यू आर अगर आप मैरिड हैं और आपको ऐसा सीवियर पेन हो रहा है तो बेटर ये होगा यू गो टू एनी गायनेकोलॉजिस्ट टू एटलीस्ट आपका डायग्नोसिस बनना चाहिए। एंड इफ इट्स एंडोमेट्रियोसिस तो आप जितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं उतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, डोंट डिले इट। क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक ऐसी चीज है, प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट होता है, वो एंडोमेट्रियोटिक जो पैचेस और ये सब होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं। थोड़ी सी एंडोमेट्रियोसिस कम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, राइट राइट। सो डॉक्टर रीना, वील टेक अनदर क्वेरी ओवर हियर। मैम, मेरी सर्जरी हुई है एंडो की और मेरा AMH कम हो गया। पहले 2.80 था, ऑपरेशन के बाद अब 2 है। आई डोंट वांट टू कंसीव नाउ, what should I do? I want to conceive now or I don't want to conceive now. What should I do? Age is 26. I mean, ये अभी कंसेप्शन पे नहीं जाना चाहती, बट सिंस सर्जरी कराई है तो AMH लो है, सो शी इज वरीड के आगे क्या होगा व्हेन शी विल प्लान द प्रेगनेंसी आफ्टर 2 or 3 years. हाँ देखिए, इन्होंने सर्जरी कराई होगी तो एंडोमेट्रियोमा रहा होगा। एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी जब भी होती है तो जब हम वो स्यूडोसिस्ट को स्ट्रिप करते हैं ओवरी से ना, तो कुछ प्रिमोर्डियल फॉलिकल भी उनके साथ आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा एंडोमेट्रियोमा को जब हम रिमूव करते हैं तो AMH पेशेंट का गिर जाता है। लेकिन अभी भी इनका AMH खराब नहीं है, 2 है एंड एज भी इनकी 26 है। मैं तो ये कहूंगी कि अगर ये अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो वैसे तो हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होना चाहती है तो बेटर शी शुड टेक सम सप्रेसिव ड्रग, ताकि अगर वो स्टेज 1 और 2 में है तो 3 और 4 में प्रोग्रेस ना करे, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। राइट राइट राइट। सो एंड डॉक्टर रीना, ऐसे केसेस में अगर हम कहें तो फ्रीजिंग ऑफ oocytes ये भी करा सकते हो बिल्कुल। इफ you want to delay your pregnancy, you can go for cryo preservation of your oocytes. Yeah, you can go. Nowadays it's available. Right. I think you should visit your gynec or doctor and please consult कीजिए इस ऑप्शन को, because endometriosis कहीं ना कहीं आपकी इक्वालिटी को जरूर हैम्पर करता है. Yes. And Dr. Reena, we have seen recently many cases where teenager girls or early 20 girls are suffering from this endometriosis. तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें पता है कि सर्जरी कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को आगे आने वाले दिनों में हैम्पर करेगा. तो आप ऐसे फीमेल्स को, ऐसी गर्ल्स को क्या एडवाइस देंगी दैट हाउ टू कोप अप विद दिस डिजीज? देखो, it depends upon the type of endometrium. If she is having endometrioma very big, huge, 8 centimeter or something like that, so there are chances of rupture of cyst. Then it become acute emergency case to operate. अगर ऐसा होता है तो, अगर सिस्ट बहुत बड़ी है, अगर वो रप्चर हो जाएगी तो वो एक इमरजेंसी केस हो जाएगा कि उसमें हमें उसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा. तो मेरे ख्याल में एक 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. बेसिकली अगर लड़की बहुत छोटी है, अनमैरिड है, तो उसे तो प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है ना. पहले तो हम उनको उसी, अगर एंडोमेट्रियोमा छोटा है या वैसे बहुत ज्यादा डिस्मेनोरिया है, तो यूजुअली अनमैरिड गर्ल्स को हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं या उसी पिल्स पे या प्रोजेस्टेरोन वाली पिल्स पे डालते हैं ताकि वो छोटे.
GnRH एनालॉग भी देते हैं, लेकिन वो 16 के नीचे नहीं देते किसी भी लड़कियों को, क्योंकि उनके लिए फिर बोन मास लॉस होने का डर रहता है, BMD लॉस होता है, बोन लॉस। अगर GnRH एनालॉग दे रहे हैं तो एड बैक थेरेपी जरूर देनी है, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। मेरे ख्याल में 6 मंथ से ज्यादा GnRH नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियोमा बड़ा है, ऑल्दो कि हम ये कह रहे हैं कि AMH उसका कम हो जाएगा और ये सब, लेकिन अगर बहुत बड़ा है एंड शी इज सफरिंग सीवियरली फ्रॉम पेन एंड ऑल द थिंग्स, तो मेरे ख्याल में रिमूवल इज द बेस्ट वे। फॉर रिमूवल के लिए आप लेप्रोस्कोपिकली फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी करें, मतलब एंडोमेट्रियोमा को टोटल रिमूव ना करके आप उसको इवैक्यूएट करके उसकी जो वॉल है उसमें लेजर से आप कोएगुलेट कर दें और उसको ऐसे ही छोड़ दें, सूचर ना करें। इफ यू डू सूचरिंग तो AMH और भी कम हो जाता है, बट यू शुड नॉट सूचर इट, राइट उसको राइट। सो insert करके छोड़ दीजिए। हाँ, ओके, सो आई थिंक व्यूअर्स दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको किस तरीके की सर्जरी करवानी है एंड यस, व्हाट एज, राइट। हाँ, at what age? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर रीना, एक चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप लाइक यू वर एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस सर्जरी, तो आप प्लीज उसको थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे सो दैट व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड। डिटेल में मीन्स कि जैसे कोई सिस्ट है, उसमें हम कट लगाएंगे, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें हमने कट लगाया और उसके फ्लूइड को इवैक्यूएट कर लिया। अब यहाँ पे जो कट लगाया है हमने, उसको हमें सूचर करना होता है। देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लीड हो रहा होता है, तो जो हमें ब्लीडर है उनको हमें स्टॉप करना चाहिए बाइपोलर कॉटरी या लेजर, और इसको जो एज होती है उसको अंदर इन्वर्ट करके छोड़ देना चाहिए, ऐसे अंदर। अगर हम ऐसे रखेंगे तो उसमें चांसेस ऑफ एडिशन फॉर्मेशन आर मोर, ऐसे करके। Right. So I think this surgery needs a perfect experienced doctor, we can say. तो यस, आप यूजुअली, क्योंकि लोगों को यही होता है कि हमने सर्जरी करवाई, उसके बाद AMH बहुत डाउन आ गया, अब हाँ, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। यस, ये होता है। एक्चुअली सर्जरी करने से पहले ये चीज पेशेंट को काउंसिल ही करना होता है कि आपका AMH कम आ सकता है। ओके, राइट राइट। लेकिन अगर एंडोमेट्रियोमा बहुत बड़ा है, देखो अगर पेशेंट मैरिड है और वो चाहे कि मेरे को प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसमें तो एंडोमेट्रियोमा अगर 3-4 सेंटीमीटर के भी पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर सर्जरी, हम डायरेक्ट IVF पे भी जा सकते हैं, जो, या हम इन ऐसे मरीजों को GnRH एनालॉग दे सकते हैं। GnRH एनालॉग सर्जरी के बजाय GnRH एनालॉग देके उसके 6 मंथ के बाद हम उसको देखेंगे कि कैसा है वो। राइट राइट। उसके बाद भी तुरंत प्रेग्नेंट हो जाए, मतलब कोई भी, देखो आर्ट में खाली IVF नहीं है, आप कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन विद IUI जा सकते हो, है ना, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट पे जा सकते हो आप। अगर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट पे बेबी नहीं, आप प्रेग्नेंट नहीं होते 3 महीने के लिए, तो आप IUI पे चले जाओ। उस पे भी नहीं होते, देन यू थिंक अबाउट IVF। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन एज ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट 35 के ऊपर है तो बेटर शी शुड गो फॉर IVF, क्योंकि एज के साथ वो उसका AMH और ओवेरियन रिजर्व जो है वो और भी कम होगा, और ऑलरेडी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो हम टाइम ना वेस्ट करके जो भी उसका रिजर्व है उसको हम यूटिलाइज करके कम से कम उसको प्रेगनेंसी तो करा सकते हैं। Right, understood. Dr. Reena, we have one query related to this IVF treatment with endometriosis. तो जैसे ही उन लेडी का स्टिमुलेशन शुरू हुआ और उनको बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गया, तो शी इज आस्किंग व्हाट अबाउट, लाइक शी इज क्वाइट अनेबल टू कंटिन्यू विद द स्टिमुलेशन इंजेक्शंस, सो व्हाट नेक्स्ट फॉर हर? अगर देखिए, वैसे तो जो इंजेक्शन हम देते हैं उससे एंडोमेट्रियोमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता एज सच, लेकिन अगर पेन अनबियरेबल है तो फिर मेरे ख्याल में शी कैन स्टॉप इट। लेकिन मेरे ख्याल में तो बीच में स्टॉप करना बेकार ही है, कुछ ऐसी मेडिसिन दे दें जैसे जो पेन किलर होती हैं, और उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर साइज पे वो पहुंच जाएंगे, अगर ट्रिगर लगा देंगे तो हम सब उसको एस्पिरेट करके उसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के बाद उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर हम नेक्स्ट या नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। राइट राइट, तब तक पेन से वी कैन डील, राइट। हाँ, हाँ, हाँ।
और उसके बाद ये भी कर सकते हैं हम, जैसे अगर हमें लगता है कि पेन किलर से नहीं फर्क पड़ रहा, तो नेक्स्ट मंथ हम देख सकते हैं उसके एंडोमेट्रियोमा का साइज, या हम जीएनआरएच एनालॉग दे सकते हैं फॉर अगेन सप्रेशन। बट उसको बीच में अगर वो स्टार्ट हो गया है प्रोसेस अगर आईवीएफ का, तो मेरे ख्याल में better ये हुआ कि उसको हम बीच में ना करके उसके वो निकाल के उनको फ्रीज कर लें एम्ब्रियो बना के, और उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स कभी भी हम ईटी कर सकते हैं, एफईटी। अंडरस्टूड। सो युवा, आई थिंक आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया। जस्ट डिस्कस दिस थिंग विद योर डॉक्टर, और इन केस आपको लगता है यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन, सो यू कैन विजिट डॉक्टर रीना ऑल्सो, शी इज इन दिल्ली। डॉक्टर रीना, वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? हाँ, there according to American Society of Reproductive Medicine, there are 4 stages: stage 1, 2, 3, 4. Stage 1 is minimal, stage 2 is mild, 3 is moderate, and 4 is severe. और उनकी ग्रेडिंग होती है, बेसिकली देयर आर नंबर स्कोरिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अकॉर्डिंग टू दैट स्कोरिंग वी सी द एडिशंस, पेरिट्यूबल एडिशंस, ओवेरियन एडिशन, साइज ऑफ एंडोमेट्रियोमा, सो मेनी थिंग्स। इन सबको देख के फिर वो स्कोरिंग होती है, अकॉर्डिंग टू दैट स्कोर दे मेक दीज 4 स्टेज। ओके, राइट। एंड डॉक्टर रीना, आपने जैसे डिस्कस किया कि एंडोमेट्रियोसिस आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, एंड यू मेंशन्ड अबाउट फेलोपियन ट्यूब्स। सो क्या इनफैक्ट किस तरीके से एंडोमेट्रियोसिस कैन इफेक्ट आवर फेलोपियन ट्यूब्स? फेलोपियन ट्यूब्स में देखिए एडिशंस हो सकते हैं, ट्यूब विद पेरिटोनियम, ट्यूब विद एडजेसेंट ऑर्गन, and all these things they can produce an inflammatory process. This is a chronic inflammatory process. It can leads to blockage of the tube, it can leads to agglutination of the fimbria. जो फिम्ब्रियल एंड होता है ट्यूब का, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब ओव्यूलेशन होता है, जब अंडा निकलता है, तो फिम्ब्रिया का ही काम होता है उसको पिकअप करना, पिक करके यूट्रस ट्यूब के अंदर लाना। और ट्यूब में सीलिया होते हैं छोटे, जिससे कि वो प्रोपेल होता है टुवर्ड्स एम्पुलरी पार्ट ऑफ द ट्यूब, जहां पे यूजुअली फर्टिलाइजेशन होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस में ये सीलिया भी डैमेज हो सकते हैं। उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है उसमें ऐसी चीजें होती है जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं, और ये साइटोकाइन और ये सारी चीजें दे आर वेरी बैड फॉर oocyte एज वेल एज फॉर स्पर्म। ओवम पिकअप अगर हो भी गया, मतलब वो फिम्बिया अंडा उठा के ट्यूब में ले भी आया, तो भी ये सब चीजें भी बैड होती हैं दोनों की। फर्टिलाइजेशन नहीं मतलब होगा, और अगर होगा तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। लेकिन ये सीवियर टाइप के एंडोमेट्रियोसिस में होती है। अगर माइल्ड टू मिनिमम है एंडोमेट्रियोसिस, तो नॉर्मल कंसीव कर सकता है, उसमें इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। माइल्ड टू मिनिमम में पेशेंट नॉर्मल भी कंसीव कर लेता है। Okay, so we have one query related to this only, tubal factor. So अगर endometriosis है तो क्या ectopic pregnancy के chances ज़्यादा हैं? हो सकते हैं, if there is मोटिलिटी इफेक्ट होती है ट्यूब की, तो एम्ब्रियो जो बनता है इट्स नॉट एक्चुअली प्रोपेलिंग टुवर्ड्स द यूट्रस। अगर यूट्रस की तरफ नहीं गया, वहीं पे अटैच हो गया, तो एक्टोपिक हो सकता है। Okay, right, understood. So possibility is there, but yes, we are not saying कि conception endometriosis के साथ ectopic ही होगा. So it is always. So I think Dr. Reena, diagnosis बहुत important part है यहाँ पे, and timely intervention, again we can say that. And if the lady is in her fertility age, reproductive age, तो बहुत जरूरी है इसको सही मायने में treat करना. You just mentioned about suppression and suppressive drugs. So what exactly that means, और उसको क्या अगर हम फर्टिलिटी के लिए सोच रहे हैं, वी आर इनटू दिस फैमिली प्लानिंग प्रोसेस, सो क्या ये हेल्प करेगा सप्रेशन, सप्रेसिव ड्रग? अगर पेशेंट ये सोच रहा है कि उसको प्रेगनेंसी करनी है, तो सप्रेसिव ड्रग की जरूरत नहीं है। फिर हमें वो ड्रग देनी है उसे जिससे कि बेबी हो, है ना। सप्रेसिव ड्रग होती
होती हैं उनसे प्रेगनेंसी नहीं होगी. दिस इज फॉर जैसे पेशेंट को बहुत पेन है, अनमैरिड गर्ल है, या पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर प्रेगनेंसी, देन वी कैन गिव सप्रेसिव ड्रग्स. Okay, understood. So it depends on case to case that हाँ, what kind. केस टू केस. डॉक्टर रीना, आपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी ट्रीट किए हैं एंड सो एनी पर्टिकुलर केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जो आपको लगता है कि अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि यस वी कैन आल्सो डू इट. हाँ, एक पेशेंट मेरी थी प्राइमरी, शी केम टू मी विद एंडोमेट्रियोमा. उसको एंडोमेट्रियोमा था एंड ये बहुत पहले की बात है, तब इतनी लैप्रोस्कोपी वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुई थी. देन वी डिड, उसका एम्ब्रियो हमने निकाला था एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन एंड ओवेरियन मतलब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, और उसके बाद शी गेट प्रेगनेंसी एंड नाउ शी इज हैविंग 2 किड्स. पहला उसका बेटा है, दूसरी बेटी है. तो वो भी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट है, बट उसके फैमिली कंप्लीट है. एंड एक नेचुरल पेशेंट, कंसेप्शन. हाँ या, बट शी वाज अ वेरी सीवियरली एंडोमेट्रियोटिक. उसने लैप्रोस्कोपी कहीं और कराई हुई थी और वो स्टेज 3 या जैसे फ्रोजन पैल्विस होती है ना, हम स्टेज 4 ही बोलेंगे उसे. फ्रोजन पैल्विस टाइप ऑफ पेशेंट थी. उसका एएमएच वाज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, और उसका हमने आईवीएफ, बट वो वंस खाली एक ही बार आई, मतलब 1 आईवीएफ उसका फेल्ड हुआ है. उसके उस साइड भी खाली मुश्किल से 3 हमें उसके उस साइड मिले और 2 उसके एम्ब्रियो जो है तो थोड़े से ठीक बने बस. ओके. सो मतलब सीवियर स्टेज थी उसकी एंडोमेट्रियोसिस. तो ऐसे केसेस में जहाँ जैसे वी डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो कि स्टिमुलेशन मुश्किल हो जाता है, पेनफुल है बहुत लोगों के लिए विद दिस टू मूव विद आईवीएफ. So this in such cases, what you suggest, low IVF or low stimulation can help. लो आईवीएफ, Low stimulated IVF usually लोग कहते हैं नेचुरल साइकिल IVF कर रहे हैं या मिनी नहीं, IVF है. इंश्योरेंस साइकिल आप कर सकते हो, मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी सक्सेसफुल. Okay. So है ना. ऑलरेडी endometriotic patient they have a low ovarian reserve. If you are not given enough gonadotropins from outside, तो I don't think so कि वो develop करेंगे. करेंगे. राइट है ना. राइट. तो हमें कोई भी एक्चुअली देखा जाए तो कोई मेच्योर oocyte हमें मिलेगा नहीं. है ना. अंडरस्टूड. एक्चुअली अगर करना चाहिए तो अल्ट्रा लॉन्ग जीएनआरएच एगोनिस्ट साइकिल करनी चाहिए, नहीं तो फिर एंटागोनिस्ट साइकिल कर दो, नहीं तो अल्ट्रा लॉन्ग एगोनिस्ट साइकिल कर दो. ओके, मतलब ज्यादा दिन के लिए स्टिमुलेशन. हाँ, नहीं स्टिमुलेशन भी पहले सप्रेशन बाय जो जीएनआरएच एनालॉग आते हैं, पहले सप्रेशन एंड देन स्टिमुलेशन. ओके. सप्रेशन से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियोसिस होगी वो सप्रेस हो जाएगी ना आपकी थोड़ी. तो राइट. उसमें जो होता है उसके बाद आप स्टिमुलेशन करोगे तो आपको थोड़ा ये सारे इफेक्ट नहीं आएंगे. ओके. एंटी इंफ्लेमेटरी और ये सारे थोड़े से हट जाएंगे. राइट. एंड डॉक्टर रीना, अगर हमने लेप्रोस्कोपी करवाई टू रिमूव द एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, then what you suggest, should we move ahead with IUI in the very next cycle or do we need to wait for 2-3 months? I think after surgery usually if there is mild to moderate endometriosis, मतलब minimum to mild stage 1 stage 2, they can go second या third month they can go for IUI and मतलब controlled ovarian stimulation with IUI. बट अगर ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस है स्टेज 3 स्टेज 4 वाली, तो हम पोस्ट ऑप भी पेशेंट को जीएनआरएच एनालॉग देते हैं just to more suppress, and after that we give ovarian stimulation or IUI or IVF, whatever patient wants. Okay. And how many cycles of IUI you suggest for such patient before shifting them towards IVF? देखिए 3 cycles तो must है, but it depends on, again all these things depends on age of the patient, how long she's married, है ना, कितने साल की infertility है उसको, कितनी urgency है ना.
राइट 3 मंथ राइट तो देना चाहिए। अगर पेशेंट बहुत यंग है, लेस देन 30 है, तो 6 मंथ्स भी आप दे सकते हो, ट्राई कर सकते ओके हो, बट नॉट सो मोर 6 मंथ, आई थिंक सो। सो हम अगर कहें तो वही सारी चीजें एज के ऊपर डिपेंड करती हैं। हाँ, एज। यस, बिल्कुल, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, अंडरस्टूड। you should see all factors together. राइट राइट। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस एक एंडोमेट्रियोसिस पे भी है, बिकॉज अदर थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। Yes, हाँ, sometimes there are other factors also, male factor भी हो सकता है, associated और factors भी हो सकते हैं, है ना? Right, right, right. So, Dr. Reena, any advice for our viewers? Endometriosis बहुत कॉमन हो रहा है, या यूं कहिए कि शायद हम अब इतने अवेयर हो चुके हैं कि हमें हाँ, पता yes. है कि अब दिस आज कैन। तो क्योंकि हाँ, डायग्नोस्टिक टूल है, डायग्नोस हो जाता है, इसलिए हमें पता है कि इंडोमेट्रियोसिस है। होता तो ये पहले भी होगा, लेकिन पता नहीं होता होगा। पता नहीं। राइट हाँ, राइट पता राइट। नहीं होता होगा, लेकिन अगर बस मेरा ये कहने का है जनरल व्यूअर को कि अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो गया है और आप मैरिड हैं, तो बेटर ये है कि आप जितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं वो प्रेग्नेंट हो गए, अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। क्योंकि ये राइट। डिजीज ऐसी है कि क्यूरेबल नहीं है, वी कैन नॉट क्योर इट, वी कैन सप्रेस इट। ठीक है, और आफ्टर मेनोपॉज अपने आप ही ठीक हो जाएगी, बट राइट। लेकिन उसके बाद बच्चे नहीं हो सकते। हम्म। ओके, तो ट्राई टू कंप्लीट देयर फैमिली एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल। और आई थिंक राइट टाइम पे राइट डॉक्टर चूज करना इज रियली इम्पोर्टेंट, एंड यस, दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन दिस कि अगर आपको लगता है एंडोमेट्रियोसिस या किसी और इश्यूज की वजह से आपकी प्रेगनेंसी डिले हो रही है एंड यू हाँ, आर इन दिल्ली और एनसीआर, सो जस्ट विजिट डॉक्टर रीना and take her advice, suggestion, so that you can complete your family as early as possible. डॉक्टर रीना, एंडोमेट्रियोसिस सच में डराता है, ऐसी बात है, बट हाँ, आपने बताया कि चलिए है तो है पर डरिए मत। सो है तो है, ट्रीटमेंट तो है ना पूर्णिमा, ट्रीटमेंट तो है ही, है ना? बस ये है, अवेयरनेस की जरूरत है और जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है, और सही फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास आप जाओ ताकि आपका टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए, बस ये दैट इज इम्पोर्टेंट। right. So, doctor, we'll take another query over here. Just let me highlight this. Endometrium lining thickness from embryo transfer and tips for lining not to shrink after 15 days of cycle. How to increase endometrium thickness? This is really very common thing, doctor. So, हाँ, what you suggest? endometrial, हाँ, एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे हम एफईटी करते हैं जब फ्रोजन Hmm. एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो हमें थिकनेस बढ़ानी पड़ती है। तो उसके लिए हमें एस्ट्रोजन देना पड़ता है, उसके लिए हमें कई बार जो होता है, एक सो कॉल्ड कहते हैं जीसीएसएफ के इंजेक्शन आते हैं, वो भी देना पड़ता है। कुछ और मेडिसिन आती हैं जो हमें देनी पड़ती है इंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि इंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ नहीं सकती, बढ़ जाती है। हमें इंडोमेट्रियल थिकनेस के साथ खाली थिकनेस नहीं देखनी होती है, वी ऑल्सो सी द वेस्कुलरिटी ऑफ इंडोमेट्रियम। अगर इंडोमेट्रियल थिक है और वेस्कुलरिटी नहीं है तो भी बेकार है। बिल्कुल। राइट। एंड डॉक्टर, यूजली बहुत सारे केसेस में जैसे इन्होंने भी पूछा है कि लाइनिंग श्रिंक हो जाती है, तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? आई डोंट थिंक सो। देखो, क्या होता है, आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर या जब हम एफईटी करते हैं, मतलब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो हम पहले पेशेंट की एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ाते हैं। वो जब लाइनिंग ओके। एक प्रॉपर बन जाती है, 8 to 11 तक में होनी चाहिए इतनी, ठीक है। लेकिन बीच में फ्लूइड नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद गुड ल्यूटियल फेस सपोर्ट देना चाहिए। ल्यूटियल फेस सपोर्ट अगर हम नहीं देंगे तो वो श्रिंक कहो या ये कहो कि वो ठीक से अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन पाएगा, दैट इज द थिंग। अदरवाइज ऐसे श्रिंक नहीं होती है। ओके। सो मे बी कुछ और अंडरलाइन कंडीशंस रही होंगी, तो बेटर टू डिस्कस विद योर डॉक्टर। एंड यस, कुछ भी चीजें जो भी हैं, जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं हो जाती, देन वी वुड सजेस्ट
प्लीज डोंट मूव अहेड विद एम्ब्रियो ट्रांसफर बिकॉज आपके एम्ब्रियोज बहुत प्रेशियस हैं, सो यूज देम वाइजली. Dr. Reena, any parting note or any parting advice for our viewers? रिगार्डिंग एंडोमेट्रियोसिस, हाँ जी. हाँ, नहीं बस मेरे यही है कि एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है एंड उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. मतलब डोंट डिले द प्रेगनेंसी कि हमें एंडोमेट्रियोसिस हो गई अब क्या करें, अब बैठे हैं या हम डिले कर रहे हैं. या जो कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है उनके लिए, जैसे जो वो एक पेशेंट ने बोला है 26 ईयर की जो है, शी हाँ जी. डजंट वांट प्रेगनेंसी राइट नाउ, तो बेटर ये होगा कि वो अपने oocyte फ्रीज करा दे. Right, right. And I think आजकल है options. Yeah, nowadays there is option. And any special advice for all the females, all the women who have just joined your session? हाँ, और ये कि अच्छी लाइफ स्टाइल करें, अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए, वेट का स्पेशली ध्यान रखें, वेट गेन नहीं होना चाहिए और वेट लॉस भी नहीं होना चाहिए. Right. एक्सरसाइज है, योगा है, इन सबका बहुत इम्पैक्ट है ऑन फर्टिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, है ना. फीमेल में बेसिकली जो पैल्विक ऑर्गन होते हैं, अगर आप योगा रेगुलर करते हो, एक्सरसाइज, तो उनका ब्लड फ्लो बढ़ा रहता है. जितनी भी वैस्कुलैरिटी बढ़ेगी उतना ही हॉर्मोन्स और जितने टॉक्सिक जो भी निकलते हैं वो सब निकल जाएंगे, तो आपकी हेल्दी रहेंगी, ओवरीज है, यूट्रस है, एवरीथिंग विल बी हेल्दी अगर आप ये सब चीजें करते रहोगे और अच्छा खाना खाओगे. Right. आज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल, जो बहुत खराब हो चुका है. मैं तो ओपीडी में डेली यही बताती हूँ कि कैसे खाना खाओ, कब खाना खाओ, कब सो. Right. So थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी है बिकॉज आपका लाइफस्टाइल आपको एक्सपेंसिव फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से भी बचा सकता है, वी कैन से दैट. हाँ, बिल्कुल एंड बता सकते हैं, बिल्कुल. हाँ, And as Dr. Reena mentioned, exercise कीजिए, yoga कीजिए. We do have a regular yoga program with us. If you are really interested, then please let us know. डॉक्टर रीना ने भी बोला कि ट्रिपल लेयर बनना यूट्रस की या एंडोमेट्रियम थिकनेस के साथ साथ वेस्कुलैरिटी होना बहुत जरूरी है. बहुत एंड जरूरी. योगिक आसनास हेल्प्स इन दिस. सो डोंट वेट कि मैं कल करूंगी या परसों करूंगी, आज से ही शुरू कीजिए. हाँ, बिल्कुल. Thank you, doctor. Thank you so much for joining today and such a Okay, great thank information. you. और आपने इतने lively तरीके से viewers को समझाया. And thank you, ma'am. Thank you. Okay, okay. Thank you, Purna. Thank you. Thank you, UNS, for arranging this session. Thank you, ma'am. Bye bye.